हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसका पेपर 18 फरवरी को है और इसके साथ एसएससी जीडी जिसका भी पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। इन दोनों एग्ज़ामों को देखते हुए आज हम भारत का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री की पहली क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है और इस हिस्ट्री में हम केवल वही पॉइंट्स पढ़ेंगे, वही चीज़ जानेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। यानी कि हम बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जिसका आने की पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन क्रम, यानी कि भारत में कौन कौन से देश यानी कौन कौन सी कंपनी कब आई, उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आए, यानी कि पुर्तगाली आए, जो कि 1498 ईस्वी में आए। आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा। तो वही पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत में व्यापार करने के लिए। उसके बाद आते हैं डच, हॉलैंड से आते हैं ये 1605 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड से आते हैं, जो कि 1608 में आते हैं। इसके बाद डेनिस आए, डेनमार्क देश से आए और ये 1620 ईस्वी में आए। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांस देश से, ये 1668 ईस्वी में आए। कहाँ आते हैं? भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। इसके बाद सबसे लास्ट में स्वीडिश आते हैं और ये स्वीडन देश से आते हैं। इसकी तिथि नहीं दी गई है, यानी कि इसका सन नहीं दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं स्वीडिश। और कहाँ से आते हैं ये भी सामने देश भी दिए गए हैं और किस सन में आए थे ये भी इसमें दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये नोट लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आती है, ठीक है, तथा सबसे अंत में 1961 में ये भारत से जाती है। यानी कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं और सबसे लास्ट में यानी कि 1961 में जाते हैं। 1961 मतलब गोवा से जाते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं 1498 में वास्को डी गामा और सबसे अंत में जाते हैं यानी कि 1961 में जाते हैं। ठीक है, विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ देश लिखा हुआ, तीसरी तरफ स्थापना है तीसरे कॉलम में, और चौथे कॉलम में है भारत में प्रथम फैक्ट्री, यानी कि कौन सा देश से कौन आए, कब, किस सन में आए और कहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नाम दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल देश से आए पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए और कोचीन यानी कि कोची केरल 1503 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली भारत में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1503 ईस्वी में डाली और कहाँ डाली? कोची में डाली, यानी कि केरल, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये वो कंपनी है जिन्होंने असली तरह से भारत को लूटा, यानी कि अंग्रेज, इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। 1600 ईस्वी में ये भारत आते हैं और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने डाली। सूरत मतलब गुजरात, याद रखेंगे। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो कि हॉलैंड के हैं, हॉलैंड देश के, वर्तमान नीदरलैंड है, पुराना नाम हॉलैंड है नीदरलैंड का। ठीक है, ये 1602 ईस्वी में भारत आते हैं और इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1620 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री ये डालते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो भी आए ये पश्चिमी भारत में आए और पश्चिमी तट पर आए ये, क्योंकि समुद्री रास्ते से आए तो पश्चिमी तट यानी कि केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ये विदेशियों ने भारत में सबसे पहले कदम रखा।
पश्चिमी तट पर, ठीक है। इसके बाद फिर डेनिस आते हैं, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है वो डेनमार्क देश से आते हैं, 1616 ईस्वी में आते हैं और इन्होंने त्रिकोबार या श्रावणकोर में 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री डालते हैं भारत के अंदर। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस जिसका नाम था। फ्रांस देश से आते हैं, 1664 ईस्वी में भारत पहुंचे और इन्होंने सूरत में यानी कि गुजरात में 1668 ईस्वी में अपनी कंपनी डाल दी, ठीक है। इसके बाद स्वीडिश आते हैं जो कि स्वीडन देश से आते हैं, 1731 ईस्वी में चीन में अपना केंद्र बनाया इन्होंने, भारत नहीं बल्कि चीन चुना। उस समय भारत और चीन ये एक ही भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते थे और यही व्यापार के, अगर देखा जाए व्यापार के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि व्यापार का केंद्र इन्हीं को माना जाता था। चीन, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यही वो जगह थे जहां पर अधिक मात्रा में व्यापार करना आसान था और प्रॉफिट भी ज़्यादा था। तो इसलिए इन्होंने, स्वीडिश ने चीन में अपना पहला कारखाना बनाया और केंद्र बना दिया किसको, चीन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में, हम जान लेते हैं पुर्तगालियों के बारे में। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इबन मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा। कुछ समझ आया? प्रथम पुर्तगाली थे और प्रथम यूरोपीय यात्री थे जिनका नाम था वास्को डिगामा। ये मई 1498 में कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं और सहायता जो इनकी करी थी वो करी थी अहमद इबन मजीद, ठीक है। ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे, अहमद इबन मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक थे जिसकी सहायता से वास्को डिगामा कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचे। इसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया, वो किस देश का था? तो पुर्तगाली था। किस सन में आया? 1505 में आया, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1510 में किसने? अल्बुकर्क ने, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया। पुर्तगाली कौन थे? अल्बुकर्क थे, ठीक है। इसके बाद हम फ्रांसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में हुई। अगला पॉइंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस नामक से जाना गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस नामक से जाना गया। अगला पॉइंट है, फ्रांसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टलिन था। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। सन 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रांक मैटलिन ने वैलीकोंडपुरम के सूबेदार शेरखां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा गया। इसके बाद वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था जो में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसियों को पराजित कर दिया। यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। वो युद्ध कौन सा था? वांडीवास का युद्ध था जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में
कि कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब अंग्रेज के बारे में हम जान लेते हैं, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के बारे में। पहला पॉइंट है 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। अगला पॉइंट है 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। देखिए, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था, जो कि सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा सिर्फ 15 वर्ष के लिए ही इसको व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन सन 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये आता है जो ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो कर्मचारी और अधिकारी थे, ये भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके थे कि कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी अरबपति खरबपति हो रहे थे। इसको देखते हुए कंपनी पर सीधा बिल्कुल नियंत्रण करा किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और फिर कुछ समय के बाद जो चार्टर आए, जो अधिनियम आए, वो 20-20 वर्ष के लिए कर दिए गए। फिर अगला पॉइंट है 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा। सन 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आए, सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा। ठीक है, इसके बाद सन 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। सन 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ युद्ध होते हैं। ये वो युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जिसमें सीधे सीधे भारत में जो मुगल साम्राज्य था वो समाप्त हो गया और कैसे कैसे अंग्रेजी शासन भारत में अपनी नींव बनाई और यहां पर राज करना शुरू करा। सबसे पहले प्लासी के युद्ध से शुरुआत होती है, जो कि 13 जून 1757 में होता है, लड़ा जाता है 1757 में। परीक्षाओं में पूछा जाता है प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ, तो 1757 में हुआ। अगर तारीख आपसे पूछ ली जाए और महीना पूछ लिया जाए तो 23 जून 1757। याद रखेंगे प्लासी का युद्ध। अब किन किन के मध्य होता है? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। और इसमें विशेष बात यह हुई कि इसी युद्ध से, प्लासी के युद्ध से, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जाती है। अब तक यानी कि 1757 से पहले तक जो ब्रिटिश कंपनी यानी कि अंग्रेज भारत में केवल और केवल एक किराएदार के तौर पर रह रहे थे, वो 1757 के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मालिकाना हक प्राप्त करने लगे, यानी कि मालिक बनना इन्होंने शुरू कर दिया। ये केवल और केवल एक ट्रेलर था। इसके बाद में आता है बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। और ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों यानी कि सेनापति थे अंग्रेज के हेक्टर मुनरो के मध्य लड़ा जाता है। यानी कि भारत की जितनी भी शक्ति थी, बड़ी बड़ी जितनी भी शक्ति थी, मुगल साम्राज्य, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, ठीक है, ये सभी एक तरफ रहे और अंग्रेज
सेनापति हेक्टर मुनरो एक तरफ रहा। और इसमें होता क्या है, परिणाम इसका ये निकल कर आता है इस युद्ध का कि अंग्रेज इसमें विजय हो जाते हैं, यानी कि हेक्टर मुनरो इसमें जीत जाते हैं। 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने एक टेलर दिखाया और बक्सर का युद्ध 1764 में उस टेलर को फिल्म में तब्दील कर दिया, यानी कि अब पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों का शासक शुरू हो गया। विशेषता इसमें यह रही इस युद्ध की कि अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। अब जो प्लासी के युद्ध में टेलर दिया था वो टेलर फिल्म में तब्दील हो गया बक्सर के युद्ध 1764 में। ठीक है, इसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये संधि की जाती है। और ये संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है, जो 12 अगस्त 1765 में होती है। इसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है जो सुजाउद्दौला से होती है, रॉबर्ट क्लाइव की, जो कि 16 अगस्त 1765 में होती है। और ये ऐसी संधि थी जिसमें सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों ने भारत का जो शासन था वो अपने अधीन कर लिया इन संधि को देखते हुए। क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, ये थोड़े यंग थे और इन्होंने जब अपनी हार देखी तो ये वहाँ से भाग निकले। और वहाँ कौन रह गए, दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे यानी कि मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, ये इनकी उम्र थी, काफ़ी बुजुर्ग थे, ये वहाँ से नहीं भाग सके और इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण कर दिया तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव से यानी कि अंग्रेजी जो गवर्नर थे, अंग्रेजी सेनापति थे, उनसे संधि की। ठीक है, और वो संधि ऐसी रही कि जो भी था भारत का इनके पास वो सब इन्होंने क्या कर दिया, सब अंग्रेजों को सौंप दिया। अब केवल और केवल नाम मात्र के लिए, सिर्फ मजे लेने के लिए ही क्या रहे, मुगल शासक कुर्सी पर बैठे रहे, गद्दी पे। जो मैन वास्तविकता थी वो सब क्या हुआ, वो सब अंग्रेजों के हाथ में आ गई, जो मैन पावर थी। इसके बाद फिर कर्नाटक का युद्ध होता है जो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है। इसमें होता क्या है कि जो प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध होता है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जो कि 1746 से 48 तक ये चलता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसका जो कारण रहा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध रहा। इसमें संधि होती है एक्सला तथा शेपेल की संधि, जो कि 1748 में होती है और इसका परिणाम अनिर्णित होता है, कोई परिणाम इसमें नहीं निकल पाता खास। फिर दूसरी से युद्ध होता है कर्नाटक का जो 1749 से 1754 तक चलता है और इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें पांडुचेरी का संधि होती है जो कि 1755 में होती है और अंग्रेज मजबूत स्थिति में इसमें आ जाते हैं कर्नाटक के दूसरे युद्ध से। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है जो कि 1758 से 1763 ईस्वी तक होता है, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण ये होता है, जिसमें पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में और फ्रांस की इसमें पराजय हो जाती है। ये इसमें परिणाम निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसको भी याद रखेंगे। युद्ध एवं वर्ष यानी कि किस वर्ष युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1769 तक चला, जिसमें मैसूर के शासक हैदर अली थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेरेस्ट थे। ठीक है, इसमें संधि होती है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 तक चलता है, जिसमें मैसूर के शासक हैदर अली थे और बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। इसमें मंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और अगला युद्ध आता है आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध, जो कि 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चलता है, जिसमें मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जो कि 1792 ईस्वी में होती है। चौथा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में लड़ा जाता है, जिसमें मैसूर के शासक होते हैं टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर होते हैं लॉर्ड वेवेलजी। इस युद्ध से मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक शासक बालक कृष्णराज बैठा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1755 से लेकर 1782 तक चलता है। इसमें सालबाई की संधि होती है जो कि 1782 ईस्वी में होती है, और इसका जो परिणाम निकलता है, अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ, माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। इसमें यह परिणाम निकलता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक चलता है। इसमें जो संधि होती है देवगांव की संधि होती है, जो कि 17 दिसंबर 1803 में हुई, अंग्रेजों एवं भोसले के मध्य होती है, अंग्रेजों एवं भोसले के मध्य। दूसरी संधि सूरजी अर्जुन गांव की संधि होती है, जो कि 30 दिसंबर 1803 में होती है, अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य होती है, सिंधिया परिवार यानी कि मध्य प्रदेश। तीसरी राजपुर घाट की संधि होती है, 25 दिसंबर 1805 में होती है, लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई। होलकर मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि 1817 से लेकर 1818 तक चलता है, जिसमें पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है और मंदसौर की संधि होती है। इसमें जो परिणाम निकलता है, समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गए, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, यानी कि अंग्रेज क्या हुए, अंग्रेज इसमें हावी हो गए। अब आगे चलते हैं। आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चलता है, जिसमें सिख शासक दिलीप सिंह थे, वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह थे, और गवर्नर थे इसमें लॉर्ड हार्डिंग। संधि होती है लाहौर की संधि, और परिणाम निकलता है अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे दी। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से लेकर 1849 ईस्वी में, जिसमें सिख शासक थे दिलीप सिंह, ठीक है, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और इसमें संधि होती है अमृतसर की संधि, और इसका परिणाम निकलता है दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले वारन हेस्टिंग, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक भारत में रहे। अब इन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 ईस्वी में घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति वारन हेस्टिंग से संबंधित है। घेरे की नीति परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो वारन हेस्टिंग के समय पर होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक लड़ा गया, और सालाबाई की संधि 1782 में हुई, ये भी वारन हेस्टिंग के समय पर हुई। भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? वारन हेस्टिंग को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक भारत में रहे। इनके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1790-1792 तक चला, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में इसकी शुरुआत होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर इनकी कब्र भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली देख लेते हैं, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत में रहे। सबसे पहला पॉइंट इनके लिए है, सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी में होती है। हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 और पेशवा 1802 ईस्वी, भोसले 1803 और सिंधिया 1804 ईस्वी, इन्हीं के समय में ये संधि होती हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है, और बेसिन की संधि 1802, ये भी इन्हीं के समय में होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 तक चला, ये भी लॉर्ड वेलेजली के समय में होती है। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है,
ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इनकी स्थापना होती है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक भारत में रहे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 19 तक लड़ा गया और बाद हस्तक्षेप की नीति हुई, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। 1898 में पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लड़ा। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना 1820 ईस्वी में, इन्हीं के समय में। ठीक है। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारन हेस्टिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से लेकर 1835 तक रहे। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को उन्मूलन किया गया, यानी कि रोक लगाई गई सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। बेंटिंग ने कार्ल सिलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। किसकी सहायता से? कर्नल सिलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड एलन बर्रो के बारे में जानते हैं, जो कि 1842 ईस्वी से 44 तक रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इनके समय में। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। दूसरा पॉइंट, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में एक्ट 5 द्वारा हुआ, दास प्रथा का अंत। ठीक है, उन्मूलन। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। 1848 से लेकर 1856 तक इन्होंने शासन किया, भारत में रहे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, अवध 1856 ईस्वी। कुशासन का आरोप लगाया और इन्होंने क्या कर लिया? विलय कर लिया। भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली। ठीक है। भारत में रेलवे का जनक, ठीक, 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर। रेल का परिचालन 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 ईस्वी में प्रथम बार भारत में रेल चली, जो कि कहाँ से? बंबई से थाने के बीच चली और जिसकी कुल लंबाई थी 34 किलोमीटर, यानी कि दूरी 34 किलोमीटर ये चली। ठीक है। भारत में पहली बार PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं 1856 लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। 1856 से लेकर 1858 तक और ये फिर 1858 से 62 तक 2 बार, है ना। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कंपनी के शासन का अंत हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। कब? 1856 से लेकर 58 तक लॉर्ड कैनिंग के समय पे। ठीक है। फिर लॉर्ड मेयो आते हैं, 1869 से 72 तक रहते हैं। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, यानी कि ANI की, जो कि खोज करती है
ठीक है, पुरानी पुरानी चीज़ों को निकालती है, खोजती है। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। लॉर्ड मेयो के समय 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। फिर बंगाल में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद लॉर्ड लिटन आते हैं जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक रहते हैं। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति होती है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला ब्रजपात कहा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 ईस्वी से 80 तक चला। ठीक है, तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन हुआ 1878 ईस्वी में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, इसके बाद सीधे चलते हैं लॉर्ड रिपन पे आते हैं। 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक ये रहे। नियमित जनगणना हुई 1881 में शुरू हुई, जो कि 1872 में पहले हुई थी बंगाल से, लेकिन केवल बंगाल की थी। अब ये लॉर्ड रिपन के समय में होती है नियमित जनगणना पूरे भारत की। ठीक है, 1821 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित होता है 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन हुआ जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के समय में। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? एल्बर्ट बिल विवाद, जिसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में जान लेते हैं। 1884 से 1886 ईस्वी तक ये रहे। डफरिन के समय A.O. ह्यूम के द्वारा 1825 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो वर्तमान में आज हमारे कांग्रेस है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और ये डफरिन के समय में होती है और इन्हें करने वाले थे A.O. ह्यूम। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर लॉर्ड कर्जन आते हैं जो कि 1899 में से 1905 तक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग कौन कौन से थे उसको जान लेते हैं। सन 1900 में अकाल आयोग की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ थे। 1901 में ही रेलवे आयोग की स्थापना होती है जिसके टॉमस रॉबर्टसन थे अध्यक्ष। फिर 1902 में पुलिस आयोग का गठन होता है। ठीक है, आयोग बनता है, एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। 1902 में फिर विश्वविद्यालय आयोग बनता है, सर टॉमस रेले इसके अध्यक्ष बने। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति भी दे दी। शिमला में बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में हम जान लेते हैं जो कि 1905 से 1910 तक ये भारत में रहे। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है इन्हीं के समय में। लॉर्ड मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, 1909 का चार्टर अधिनियम था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, चलिए अगला लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं। 1910 से 1916 तक ये भारत में रहे। इसमें होता है दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हो जाती है तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी हो जाती है 1911 में। ठीक है, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। घोषणा 1911 में होती है, 12 में राजधानी दिल्ली बन जाती है। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा भी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में रहे।
इनके समय में 20 अगस्त 1917 में सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर लॉर्ड रीडिंग आते हैं, 1921 से 1926 ईस्वी तक रहे, एकमात्र यहूदी वायसराय हैं, यहूदी वायसराय एकमात्र लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई 1922 में। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है लॉर्ड रीडिंग के समय में। उसके बाद फिर लॉर्ड इवरिन आते हैं जो कि 1926 से 1931 तक रहते हैं। देसी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हो जाती है इन्हीं के समय में। 3 फरवरी यानी कि फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है लॉर्ड इवरिन के समय में ही, यानी कि इवरिन और गांधी के बीच में समझौता होता है 1931 में। अगला लॉर्ड लिंथिगो 1936 से 1944 तक भारत में रहे। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 में हुआ जो कि संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। 11 में चुनाव होता है, 8 में कांग्रेस आती है, जिसमें 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत है और 2 प्रांतों में गठबंधन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है और गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया, जो कि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो मरो का नारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेवेल जो कि 1944 से 1947 ईस्वी तक भारत में रहे। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना 1944 में इन्होंने घोषणा की इन्हीं के समय में। वेवेल योजना आई 1945 में। ठीक है। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। भारतवासियों के लिए सबसे ज्यादा खुशी की खबर जो मिलती है लॉर्ड वेवेल के समय मिलती है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जिन्होंने घोषणा की कि हम भारत को जून 1948 तक, ठीक है, हम आजाद कर देंगे, यानी कि भारत को सत्ता सौंप देंगे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं जो कि 1947 से 1948 तक रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी ये बने, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। ठीक। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद में फिर सी राजगोपालाचारी आते हैं जो कि 1948 से 1950 तक रहते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय जो भारत के थे, अब तक सब अंग्रेज थे, लेकिन पहले थे जो भारत के थे गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से 50 तक रहे, यानी कि 2 साल रहे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम जान लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी और महलवाड़ी, जो कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त भी जिसको बोलते हैं, जो कि 1793 ईस्वी में हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक, इसमें ब्रिटिश भारत का भूभाग 19% था। भूमि अधिकृत जमींदारों को इन्होंने सौंप दी। चलिए अब यहां से हम दूसरी क्लास में जानेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। यहां तक आपको ये हमारी आधुनिक भारत की जो
ये हमारी पहली क्लास थी हिस्ट्री की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। इस वीडियो की जो भी हमारी क्लास नोट्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं पीडीएफ है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी और इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के लिंक पर आप क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर प्रत्येक वीडियो की आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे और अदर भी बहुत सारे पीडीएफ में मिलेंगे। तो मेहनत करिए। 60,244 पद हैं यूपी कांस्टेबल के, बहुत सारे पद हैं। ऐतिहासिक भर्तियां यानी कि हिस्टोरिकल ये मोमेंट है आप सभी के लिए। भारत के इतिहास में अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई, पहली बार आई हैं। तो अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें और अपना सिलेक्शन लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।